एवरीवन, माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। माय चैनल नेम इज़ लेट्स टीचर पीपल। आप सभी का बहुत बच्चों का स्वागत है मेरे चैनल पर। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना, क्योंकि सीटेक एग्ज़ाम आपके पास अब मुश्किल से, अगर हम टाइम पीरियड देखें तो आज 14 डेट हो चुकी है और मुश्किल से आपके पास अभी कंटेंट पढ़ने के लिए आपसे 10 से 15 दिन है। तो 10 से 15 दिन में आपको कंटेंट पढ़ना है, ताकि 10 डेज़ के लिए आपको रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस प्लस मोस्ट टेक्स्ट करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ कंटिन्यूसली मैं क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ। आपकी हिंदी की भी स्टार्ट हो गई है। सीडीपी के मैं वो टॉपिक कर रही हूँ जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ चुके हैं, कॉलबर्ग की, वाइगोस्टी की, तीनों थ्योरी हो गई है। आप मेन टॉपिक भी जल्दी जितने छोटे टॉपिक है, बड़े टॉपिक जैसे समावेशी शिक्षा, आरटीआई से एनसीएफ और बाकी कंटिन्यू चलते रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए हर एक सब्जेक्ट का। पेपर 1 में आपका सीडीपी, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी सीडीपी, लैंग्वेज 1 में हिंदी एंड हिंदी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश एंड देन ईवीएस और मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही है। मैं पेपर 1 की मैथ्स की तैयारी कर रही हूँ, पेपर 2 की नहीं। कुछ टॉपिक है कि अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो वो इजी रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारी पेपर 2 में जो है वो एसएसटी की कवर हो रही है। मेरी 6 क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। आप जाके वीडियो देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 क्लास की ज्योग्राफी, 7th क्लास की ज्योग्राफी का 4 चैप्टर है। तो कंटिन्यूसली मैं इसके कंटेंट भी बता रही हूँ, नोट्स भी बना रही हूँ कि आप उसे नोट्स बना सकते हो खुद से। अगर इंटरेस्टेड है तो एक चैप्टर को पढ़िए और समझिए और आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। देन उसके बाद हमारा रह जाता है ईवीएस के लिए भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें से भी मेन टॉपिक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही करवाऊंगी, ठीक है। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिले। और उसके बाद एक लास्ट में अपडेट दूंगी, वो ज़रूर सुनना, इसलिए पूरी वीडियो को देखना जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर वायु क्या होती है। वायु पता है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जितने भी वायु मतलब हवा चलती है, जितनी भी वायु चलती है वो घनी चादर से घिरी हुई होती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव, देखिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि पृथ्वी पर जितने भी कण हैं वो हमारे कैसे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर है, क्योंकि आपको भी पता है वायुमंडल यानी हवा का जो हमारा सांस लेना बहुत ज़रूरी है, वायु प्रदान करता है। सूर्य की जो हानिकारक किरणें, सूर्य की गर्मी से प्रभाव से हमारी रक्षा करता है वायुमंडल। यदि इसकी सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय गर्मी में तप कर जल जाएंगे और रात के समय ठंडे होकर जम जाएंगे। तो ये वायु राशि है जिसमें हमें तापमान में रहने योग्य बनाती है। आगे एक इम्पॉर्टेंट घटक है जिसमें से क्वेश्चन, मुझे ये हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में पता चल सके कि किससे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में बता रखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको भूमंडलीय तापन कहते हैं। कब होता है? जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलती है। पृथ्वी की विकृत उष्मा यानी गर्मी जो है ना, वो पृथ्वी को रोके रखती है, ग्रीन हाउस प्रभाव करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब तक कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल का स्तर बढ़ता है तो ऊष्मा का तापमान भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऊष्मा की गर्मी बढ़ जाएगी तो उसे हम भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अभी कैसा होता है कि जो तापमान है पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश देश होता है, वहाँ पे बर्फ जमी होती है, जबकि समुद्र के स्तर पर वृद्धि होती है। जैसे जैसे तटीय क्षेत्रों की ओर आते हैं तो हमारा बाढ़ आ जाती है दीर्घ अवधि में। इसके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु भी लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाना है। वायुमंडल के घटक क्या होते हैं कि आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जो वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन और ऑर्गन हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। वित्त रेखा में बता रखा है कि कार्बन डाई होते हैं 0.03%, आर्गन होती है 0.93%, अन्य गैसें 0.04% और नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% हमारे घटक में शामिल है, जिसमें वायु के विभिन्न घटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में इसलिए पाई जाती है क्योंकि हम नाइट्रोजन लेते हैं और फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और फिर उसके बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, उनको आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते। वे मृदा व कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर अपना स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों का इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन
वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। पहले नाइट्रोजन गैस, दूसरी गैस ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में ऑक्सीजन का प्राप्त करते हैं। हर एक पादप होते हैं पार प्रकाश संश्लेषणों द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम विष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें क्या होती है, हरे पादप अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, जबकि नाइट्रोजन वो अंदर लेते हैं। तो मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। अगर ये संतुलन कोयला या खनिज तेल या ईंधन जलाएं तो उससे बिगड़ जाता है, तब हमारा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण से बढ़ा हुआ आयतन भी मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा कि वायु की जो सर्कुलर होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसको जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, मेंशन कर रखा है कि किस तरीके की गर्म वायु और शीत वायु कैसे होती है। मूव दिस। जब वायु गर्म होती है तो देखो, वायु हमेशा क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। जब बिल्कुल हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, और जब भारी होगी, सघन होगी, तो वो नीचे की तरफ रहेगी, नीचे ही गिरी रहेगी। तो गर्म वायु की ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र में ठंडक बनी रहेगी। रिक्त मतलब वो जहाँ जहाँ खाली स्थान लगेगा, हवाएं वहाँ जाने के लिए भरती जाएगी। तो इस चक्र को वायु चक्र कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था तो इसलिए बता दिया। आगे देखिए, आगे इसमें क्रम क्या दे रखी है, क्या भूतापीय आज के विश्व में गंभीर समस्या है। यस ऑफकोर्स गंभीर समस्या है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब वायु की संरचना ये जो है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और इससे क्वेश्चन ईवीएस के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए। वायुमंडल में 5 परतें होती हैं जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होकर ऊपर की तरफ चलती है। सबसे पहले हम सौरमंडल पढ़ते हैं, वो जो नीचे से है। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में बिल्कुल नीचे से बता रखा है सौरमंडल। और सौरमंडल कीजिए, सौरमंडल में आसपास माउंट एवरेस्ट भी दिखा रखा है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सौरमंडल की परत सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह मौजूद यहाँ पे हवा के लिए, हमें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे कई प्रकार की घटनाएं भी होती है, जैसे वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ओला वर्षा होगी, जहाँ पे ओला वर्षा गिर जाती है, वाइट बर्फ गिरती है, तो उसको कहते हैं, इस परत के अंदर होती है। समताप मंडल क्या होता है, सौरमंडल के सीधा ऊपर की तरफ होता है समताप मंडल। यहाँ पे पिक्चर्स में आपको मैं शो कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि समताप मंडल की किसके बारे में हो रहा है। ये हिस्सा है, इसके बारे में बात हो रही है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इस जगह पे पहुंचने पे सौरमंडल के ठीक ऊपर की तरफ का भाग समताप मंडल कहलाता है, जो 50 किलोमीटर, वो 13 किलोमीटर था, ये 50 किलोमीटर तक फैला है। ये पर्वत बादलों मौसम संबंधी घटनाओं के लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो गैस इस समय मौजूद होती है और परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल क्या होता है, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर की तरफ है। वो पहले 13 किलोमीटर थी सौरमंडल, उसके बाद समताप मंडल 50 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर यानी कि इसकी काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई होती है। इसके आसपास की जो होती है ऊंचाई तक फैला होता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंडू जो होते हैं, पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो यहाँ पे आकर जल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। उष्मा, जिसके बाह्य वायुमंडल क्या होता है, बाह्य वायुमंडल ऊंचाई के साथ साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आर्यमंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है, इस परत का भाग है, मतलब आर्यमंडल यहाँ पे मौजूद है, तो इसका नाम दे दिया। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पे रेडियो तरंगे के लिए एक परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में रेडियो से प्रसारित आने वाली जो तरंगे होती हैं, वो पृथ्वी पर आकर पुनः परिवर्तित कर देते थे। बहिमंडल होता है वायु की सबसे सबसे ऊपरी परत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये वायु की पतली परत होती है। इसमें 2 गैसें मौजूद होती है, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती है, जो बहुत हल्की गैसी होती है। समझ में आ गई, 4 चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले हम बड़े हैं सौरमंडल। सौरमंडल हमारे पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें ऊंचाई जो होती है 13 किलोमीटर होती है, और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी है। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सांस लेने के लिए वर्षा, कोहरा और ओला वर्षा भी होती है। उसके बाद सेकंड होता है समताप मंडल, जिसकी 50 किलोमीटर की ऊंचाई है, और इसमें हमारे जो आने वाले बादलों संबंधी जो चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे हवाई जहाज के लिए आदर्श माना जाता है। ओजोन परत यहाँ आने पर सूर्य की हानिकारक किरणों से, ओजोन परत मौजूद होती है समताप मंडल में, इसलिए सूर्य से आने वाली किरणों से हमें बचाता है। उसके बाद मध्य मंडल जो तीसरी होती है, जो 80 किलोमीटर तक होती है, समताप मंडल के सीधा ऊपर की तरफ होती है, और ये अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड यहाँ के जल जाते हैं। अगला है बाह्य मंडल। बाह्य वायुमंडल में क्या होता है कि हमसे तीसरी परत होती है, जो 80 से 400 किलोमीटर तक होती है। रेडियो तरंगे की जो तरंगे होती है वो यहाँ पे मौजूद होती है, और ये
तरंगे जब आती है तो पुनः पृथ्वी को परिवर्तित कर देती है। वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत होती है, ये वायु की पतली परत होती है, 2 परत होती है, हीलियम और हाइड्रोजन, तो अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अब मौसम का और जलवायु में क्या क्या परिवर्तन होता है। क्या आप दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक देशीय मैच के भविष्य में अनुमान लगाते हुए सुना। यदि कल्पना करें तो हमारे शरीर एक रेडियो है, मस्तिष्क उसकी स्पीकर है, वह मौसम है, इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मतलब वो कहने का अभिप्राय है कि मौसम में चेंजेस होते रहते हैं। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकती है। देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, चिड़चिड़ा बना सकती है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने के लिए हमारे तटीय नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तो ये दीर्घ काल में स्थिति का मौसम का बदलना उस स्थान का जलवायु बताता है। अब जलवायु क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक दिया कि क्या आप जानते हैं कि जो पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा से केवल 1/2 अरबा ही प्राप्त कर पाती है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है वो इतने बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। तापमान क्या होता है, तापमान का मतलब होता है कि आज हम जिस अनुभव को मापते हैं, तापमान करते हैं, वो मौजूद में तापमान और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का जो तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता, बल्कि ऋतु के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है, ऋतुओं के अनुसार बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टू लास्ट, ठीक है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली जितनी भी गर्मी होती है वो पृथ्वी को रोकती है, जिसे हम आतपन होता है, यानी सूर्य से आने वाली जितनी भी उसकी ऊर्जा होगी जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे आतपन कहते हैं। इसको सूर्य ताप भी कहते हैं कि भूमध्य रेखा के ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। मैं दोबारा राइट लगा देती सर्कल प्रॉपर तरीके से, ताकि आप इसको नोट्स में नोट कर ले अपने, ठीक है। अतपन क्या होता है, जब सूर्य की आने वाली ऊर्जा होती है उसको पृथ्वी को रोक लेती तब अतपन होता है। इसको सूर्य तप भी कहते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, यानी कि अगर हम पृथ्वी आपको बना के दिखा देती है, ये पृथ्वी है सपोज कीजिए। अब यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने क्या करा, बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, पृथ्वी में कह रहे हैं भूमध्य रेखा के जब पास में जो हिस्सा होता है ये ध्रुवों की तरफ से जाते हुए, ये ध्रुव की तरफ से जाते हुए घटती जाती है तापमान, तब तापमान उसी तरह से घटता जाता है। अब आगे यहाँ चित्र में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इस पढ़ते हैं इस चित्र में, इसमें अलग अलग हमें वो दे रखा है कि कौन सी चीज़ किससे नापी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक एक करके। एक होता है तापमान मापते हैं। वायु दाब मापते हैं। वर्षा नापी, वर्षा की मात्रा नापते हैं। और वाग दिग्दर्शी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना, पवन की दिशा को दर्शाता है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। आपने समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी या कुछ फसलें ही नहीं उग सकेगी। गाँव की अपेक्षा गाँव का तापमान क्या अधिक होता है, जिसके वजह से एल्साफेल्ट से बनी सड़कें जो होती है, धातु और कंक्रीट से बने भवन जो होते हैं वो रात के समय ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं। नगर के भीड़ वाले भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब इसमें तापमान को मापने के लिए डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसने एल्डर सेल्सियस ने किया था। इसने 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। याद रखना, वायु ताप इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो बता रही है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हेडिंग पढ़ रही तो इसलिए रेखांकित कर रही हूँ। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर में उच्च दाब के साथ बल लगाती है, उल्टे तरफ के, उच्च मतलब ऊंचे की तरफ, किसे अनुभव नहीं करते यदि, इसलिए वायु का दाब हमारे शरीर में दिशाओं से अलग होता है। अगर हमारा शरीर विपरीत दिशा में लगने लग जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि हवा चलती है और हम जिस दिशा में जा रहे हैं हम उसी दिशा में चलते हैं, और कई बार हम चाहते भी हैं, अब अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो कई बार हमारा मन में ये होता है कि हवा जिस साइड रही है हम उसी साइड अपने आप चल लेते हैं। कई बार इतनी तेज हवा चलती है, वायु चलती है, लेकिन हम विपरीत दिशा में भी जान जाते हैं तो नहीं जा पाते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र सतह पर वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। ऊंचाई पर जाने वाला दाब घटता है और वायु दाब का क्षैतिज वितरण के उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है। निम्न दाब वाले, देखिए यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अधिक तापमान वाले जहाँ पे अधिक गर्मी होगी वहाँ पर गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी,
तो वहाँ पे क्या होगा, नीम दाब। जब हवाएं हमारी चल रही हैं, हवाएं मैंने आपको बताया था कि जो हल्की होती है वो गर्म होती है और ऊपर की तरफ उड़ती है, जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ पे बढ़ती है, तो ये नीम दाब तापमान होता है जब गर्म होती है। और यहाँ पे बादल युक्त आकाश और नम्र मौसम होता है, ठंडा होता है। ठीक है, अगला देखिए इम्पोर्टेंट है, अगला हेडिंग इसमें से इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी रेखांकित कर देती हूँ ताकि आप इसको भी याद रखें। कम दाब वाले क्षेत्रों में, वो कह रहे थे अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में कम दाब वाले वायु ठंडी होती है और भारी होती है, और वो वायु निमज्जित होकर आगे उच्च दाब की ओर बढ़ती है। तो इस दाब को कहते हैं उच्च दाब के, उसे निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं, इसे उच्च दाब क्षेत्र कहते हैं। सदैव स्पष्ट आकाश क्लियर, वायु सदैव निम्न दाब, वायु सदैव जब भी चलेगी उच्च दाब से यानी ऊपर की तरफ से निम्न दाब की ओर चलेगी, गमन करती है। ये हमेशा याद रखना इस पॉइंट को। अब है पवन में, इससे पहले एक है कि आप जानते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी पॉइंट्स छूट ना जाए। क्या आप जानते हैं चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष शरीरों द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण होती है, उसकी रिक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। मतलब उनके ऐसी ड्रेस पहनते हैं, कई अगर ना पहने तो उसमें क्या होता है, ब्लड हो सकता है। तो ये इसका अर्थ ये है। अब वायु के बारे में कह रहे हैं, वायु के बारे में समझते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है। इन्होंने कहा कि वायु जो होती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलती है। वायु, दोबारा सर्कल कर लेते क्योंकि क्लियर नहीं दिखेगा तो फ़ायदा नहीं होगा, मज़ा नहीं आता पढ़ने में। उच्च दाब से निम्न दाब की क्षेत्र की वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब वह सड़क पर गिरी हुई वस्तु को उड़ाती है, तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ ले जाती है, तब पवनें धीरे धीरे बहती है। तो आप इस महीन धूल को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आप अवश्य ही अनुभव किया होगा, तेज हवा में छाता केवल हम दिशा में ले जा रहे हैं, उस दिशा में आसानी से नहीं चलता। तो 3 उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आप समस्या उत्पन्न होगी, और 3 प्रकार को विभाजित कीजिए। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको रेखांकित कर लेती है। पवन का नाम आने की दिशा के आधारित होता है। पश्चिम से आने वाली पवने को पछुआ पवन या पश्चिमी पवन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे पवनों के बारे में हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हर एक पॉइंट्स को क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ से देखिए, इससे पढ़ेंगे स्थानीय पवने, व्यापारिक, पश्चिमी और पूर्वी पवने। देखिए यहाँ पे बार्टेशन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये ठीक है, अब ये पूरब की तरफ है, ये दिशा है सारी हमारी पूरब है, ये हमारी पश्चिमी पवने हैं। वो कह रहे हैं व्यापारिक पश्चिमी और पूर्व पवनें स्थायी होती है, वे लगातार निश्चित दिशा में चलती है। अगर ये इस दिशा में चल रही है, नीचे की तरफ चल रही है, तो ये नीचे की ही तरफ चलेगी। अगर ये ऊपर की तरफ चल रही है तो ऊपर की तरफ चलेगी, पश्चिमी और पूर्वी पवनें। ठीक है, मौसमी पवनें क्या होती है, ये पवनें ऋतुओं में दिशा बदलती है। जैसे गर्मी में अलग होगी, सर्दी में अलग होगी, वसंत में अलग होगी। तो भारत में मौसमी पवनें सबसे ज़्यादा चलती है। स्थानीय पवनें वे पवनें होती है जो छोटे वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। ये विशेष समय में चलती है, जैसे स्थल या समुद्री समीर। इसमें एक पॉइंट याद रखना, भारत के क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवनें याद रखना, उसको लू भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भूमध्य रेखा बता रखे, निम्दा पर डोलड्रम बनाया, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, फिर उष्णकटिबंधीय। ये याद रखना, जो हमारी पवनें हैं वो आपको दिख रही है, ये नीचे की तरफ हो रही है बीच वाली, और ये इस साइड चल रही है पश्चिमी और पूर्वी पवनें। ठीक है, ये नीचे की तरफ स्नातक पछुआ पवनें होती है, जो मैंने पूछा था पश्चिमी पवनें। ये ध्रुव की तरफ ऊपरी पवनें हो गई, उच्च दाब हो गई, उच्च दाब ये नीचे की तरफ, फिर ये नीचे पछुआ पवनें ऊपर की तरफ। तो इस चीज़ को याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रमुख वायुदाब पेटियाँ हैं ये। अब यह चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात के बारे में एक दृश्य दे रखा है कि इसको पढ़ना जरूरी है कि इसमें किस जगह तबाही हुई थी और क्या से हुई थी। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं। ये चक्रवात होता है भारत के पूर्वी समुद्र के तट में उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 17 से 18 1999 में राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। 29 अक्टूबर 1999 में एक अन्य महाचक्र आया था जिसमें राज्य के बड़े भूभाग में तबाही मची थी। पवन का वेग, वर्षा, ज्वारीय प्रकर्ष से हानियां हुई थी। 260 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग से आने वाली, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में आई थी ये। ठीक है, याद रखना। पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों और घर की छतों पे उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइन पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के
फलस्वरूप लगातार तीनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरल 20 किलोमीटर तक आ गई और तटीय भयानक तबाही। अचानक 7 से 10 मीटर तक ऊंचाई ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। यानी कि इतना खतरनाक आया था चक्रवात। आगे क्या कह रहे हैं इसमें, 25 अक्टूबर 1999 को पूर्व पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था। धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बड़ा गहरे होकर महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर 2010 में उड़ीसा के इरेसमा और बारीगुंडा के बीच क्षेत्रों को प्रभावित किया। महाचक्रवात में भुवनेश्वर और कंटक और 28 तटीय नगरों में सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे 130 लाख प्रभावित हुए। बहुत संख्या में पशुओं की मौत हो गई और धान, सब्जियां, फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय पत्कर्ष से उत्पन्न होने वाली लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्रीय अनुपजय होने लगा। साल, सागवान, बांस के बागान नष्ट हो गए और पारादीप और कोनकारक के बीच स्थित मैंग्रोव जंगल भी लुप्त हो गए। अब आता है आर्द्रता। आर्द्रता होती है जब हमें मौसम नमी बनी रहती है, जिसमें ना तो कपड़े अगर हम सुखाने जाते हैं तो नहीं सूखते, नमी बनी रहती है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है और यह जलवाष्प बन जाता है, वायु में किसी समय भी जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तब आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार से अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर में पसीना आना नहीं सूखता है। सहज महसूस किया होगा। जलवाष्प जब ऊपर उठता है और ठंडा होना शुरू हो जाता है, तब जलवाष्प संगीन होकर ठंडे पानी या जल के रूप में बूंदों में बदल जाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है वायु में तैर ना सके, तब वे वर्षण यानी वर्षा रूप में नीचे की तरफ आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीले सफ़ेद चिन्ह छोड़ते हैं। इंजनों से निकलने वाली नमी संगीन हो जाती है। वायु की गतिमान ना होने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी जल के रूप में गिरने वाले वर्षण को वर्षा कहलाता है, जो भोर जल वर्षा के से ही प्राप्त होता है। पौधों जल संरक्षण में करते हैं। वे पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटते जाते हैं। वर्षा जल अनावित पहाड़ों से नीचे बहता है, निचले जलों में बाढ़ का कारण बनता है। ये 3 तरह की वर्षा होती है, जो तीनों में पिक्चर्स में दिखा रखा है। संवाहिनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में हम समझ लेते हैं कि करके। देखिए ठंडी वायु सीधे की तरफ जाएगी और जो रिक्त वायु है उसको फिल करती जाएगी और गर्म वायु हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे एंगल में आपको पूरी तरीके से समझा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये वायु का ये पिक्चर्स पूछी गई थी लास्ट में। तो पिछले वर्षा के प्रकार है। पहला है चक्रवाती वर्षा, यहाँ ऊपर की तरफ है, ठंडी वायु है उसको बढ़ रही है, और फिर आर्द्र वायु ऊपर की तरफ जा रही है। पर्वतीय वर्षा किस तरह की वर्षा रही। तीसरी होती है संवाहिनी वर्षा, जो सीधे की तरफ गर्म वायु चलती है। तो इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना। आगे देखिए, पौधे और जीव जंतु के बीच जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए धरातल को ताज़ा जल प्रदान करना है। और जो बारिश का पानी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वो लवणीय जल होता है। एक होता है अलवणीय जल, एक लवणीय जल जो होता है जो हम यूज़ करते हैं। अलवणीय जल जिसकी मात्रा में कमी बनी रहती है। तो वर्षा कम होती है तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अधिक वर्षा भी बाहर आ सकती है। वर्षण के रूप होते हैं हिम, समहिम, विष्ट, ओला। तो ये याद रखना कि वर्षा है वायु में कौन कौन से, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें से मेन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के। तो इसलिए मैंने टर्म्स बता दी। चक्रवात क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्थानीय पवनें होती है, मौसमी पवनें क्या होती है, और स्थायी पवनें क्या होती है। फिर पछुआ पवनों में पवन क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर किस तरीके से जाता है, कि अगर इतने टेम्परेचर में होता है 0 डिग्री से हमारा डिग्री सेल्सियस में तापमान में जम जाता है, 100 डिग्री में उबलता है, और इसको कौन कौन से दाब कहते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7th क्लास की ज्योग्राफी का। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो है समताप सौमंडल, इससे 101% गारंटी देती हूँ, इसमें हमेशा पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। तो इसलिए मैं वही टॉपिक आपको रिवील कर रही हूँ ताकि आप उस चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ें। तो इसलिए आपको ये ईवीएस में भी हेल्प करेगा। इसमें ईवीएस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगी, मैं ये देना चाहती हूँ कि अब से आपको बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैम टैग वर्ड बता दीजिए। देखिए टैग वर्ड मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करूँगी, फिर देन लास्ट में आपको टैग वर्ड दे दूँगी कि किस तरीके से आपको टैग वर्ड यूज़ करने हैं। तो प्लीज़
थोड़ा सा वेट कीजिए। दैन मुझे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, तो मैं जल्दी ही आपको बाकी टेस्ट वर्ड भी दे दूँगी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस जितने भी सब्जेक्ट है उसके सबके दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।